हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि कॉस्टिंग, जिसका सिलेबस इतना बड़ा है, उसको कैसे कवर किया जाए पीएफआरडी एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आपका ये भी डाउट है कि कॉस्टिंग में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो लेस इम्पॉर्टेंट हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनके सिर्फ न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है या जिनमें न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें सिर्फ थ्योरी आती है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपके लिए पीवाईक्यूज भी लाया हूँ, कुछ सैम्पल्स, जिससे आप देख के समझ सको कि किस चैप्टर में न्यूमेरिकल आते हैं और किस लेवल के आते हैं, किस डेप्थ तक आते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी समझ जाएंगे क्वेश्चंस देख के पीवाईक्यू को कि किन चैप्टर्स में थ्योरेटिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स हैं उसको कवर कैसे करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद इन 60 days यू हैव फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर द फेज 1। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक फ्री ई बुक है जो एडुटैप आपको प्रोवाइड कर रहा है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इस ई बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा फेज 1 और फेज 2 का पीएफआरडी एग्जाम के लिए। अब सिलेबस तो नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, तो ये अलग से गाइड बुक क्यों दी जा रही है आपको? क्योंकि जो नोटिफिकेशन में सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं है। दिस इज़ योर कंप्लीट सिलेबस। जो सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं, उनके अलावा भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन देखे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में। आज मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा उसका, इसलिए ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसको यहाँ से डाउनलोड करिए और सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का। कॉस्टिंग का तो आज हम डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं स्टडी प्लान की, कि किस तरह से आप अप्रोच करोगे कॉस्टिंग को जिससे ये टाइम पे ख़त्म हो जाए। पहले दिन जो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे वो है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और क्योंकि कॉस्टिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पहले हो सकता है कभी ना पढ़ा हो, या पढ़ा भी हो तो बहुत कम एग्जाम्स में ये आता है। हो सकता है आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े या फिर ज़्यादा देर में कवर हुई है, इसलिए पहला जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो भी आप 2 दिन में ख़त्म करोगे, मतलब 2 पार्ट्स में ख़त्म करोगे। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन सेकेंड डे में आप ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे। इसी तरह सारे चैप्टर्स को मिनिमम 2 दिन आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वीडियोज़ भी देखनी है, फिर नोट्स भी पढ़ने हैं, फिर क्विजेज़ भी लगाने हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है आपके लिए। और नया नहीं भी है, फिर भी ये थोड़ा सा टिपिकल है। थर्ड डे आप पढ़ोगे मटेरियल कॉस्ट। पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर आप मटेरियल कॉस्ट के बारे में पढ़ोगे कि कॉस्टिंग जब करते हैं तो उसमें मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। थर्ड और फोर्थ डे आप यही करोगे। फिर आप करोगे लेबर कॉस्ट, 5th डे और 6th डे। इसके बाद आप रिवाइज करोगे सारे के सारे चैप्टर्स जो आपने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वरना सब कुछ भूल जाएंगे आप। आपके साथ होता होगा ऐसा कि आपने कुछ पढ़ा, 4-5 चैप्टर तक पहुँचे तो पहले चैप्टर का सब कुछ गुल हो गया, सब कुछ भूल गए। इसलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा रेगुलरली। तो मैंने रिवीजन का भी टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन से डे पे करना है। अब इनमें से पहले सेगमेंट जो हमने पढ़ा 6th डे तक, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात करूँ तो वो है पहला चैप्टर, तो जो आप फर्स्ट और सेकंड डे में पढ़ रहे हो, वो है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैं टिक मार्क कर दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें। थ्योरी इससे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इससे आती है। नेक्स्ट चैप्टर आप 8th डे में पढ़ने वाले हो, जो है ओवरहेड कॉस्ट। क्या पढ़ोगे आप? ओवरहेड कॉस्ट। इसको भी आप 2 दिन में करोगे, ओवरहेड कॉस्ट को 8th डे में और 9th डे में भी। अब इस ओवरहेड कॉस्ट का नाम, एक और नाम है जिसको कहते हैं हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ओवरहेड कॉस्टिंग या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको करनी है 8th और 9th डे में। 10th और 11th डे में आप करोगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसको ABC बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इन दोनों का डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाएगा 10th डे में और 11th डे में। ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किस तरह से होती है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किस तरह से होती है, दोनों का डिफरेंस समझना ही आपका मेन मोटिव है। ठीक है, अब जब यहाँ तक हो जाएगा, अब आप कंप्लीट रिवीजन करोगे दोबारा से पूरा। अब चैप्टर ज़्यादा हो गए हैं और थोड़े से टिपिकल चैप्टर्स भी आ गए, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एग्जैक्टली समझने के लिए कि कैसे दोनों डिफरेंट है, मेथड दोनों डिफरेंट हैं। ये दोनों जो हमने पढ़ा अभी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो रिवीजन के लिए आपको 2 दिन देने पड़ेंगे। 12th डे भी आप रिवाइज करोगे पूरा का पूरे सारे चैप्टर्स, और 13th डे भी आप रिवाइज करोगे सारे के सारे चैप्टर्स। ठीक है, 2 दिन लगेंगे रिवाइज करने में क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स हो गए हैं। 14th डे से आप शुरू करोगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग।
आउटपुट कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग। इसका नाम आउटपुट कॉस्टिंग भी है, यूनिट कॉस्टिंग भी है। ये आप पढ़ोगे 14th डे। अब ये छोटा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर इट इज, सो यू हैव टू ओनली गिव 1 डे फॉर दिस चैप्टर। आउटपुट कॉस्टिंग आप एक दिन में कवर कर सकते हो। बेसिकली इसमें यही पढ़ाया जाएगा कि आउटपुट कॉस्टिंग किस तरह के बिजनेस में यूज होती है, ठीक है, तो वो आपका आउटपुट कॉस्टिंग हो जाएगा। 15th डे में आप पढ़ोगे जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, क्योंकि इसमें जॉब कॉस्टिंग भी है, बैच कॉस्टिंग भी है, तो इसमें 2 दिन लगेंगे आपको। 15th डे भी आप यही पढ़ोगे, 16th डे भी आप यही पढ़ोगे। ये है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है, इनसे थ्योरी आती है 14th, 15th, 16th, 17th और आपका ये 19th वाला डे और 21 वाला डे भी और 23 वाला डे भी। ये सारे के सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। कौन कौन से मेथड ऑफ कॉस्टिंग है देखो, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग जिसका नाम ऑपरेशन कॉस्टिंग भी है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ये सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। इन सबको भी आपको 2-2 दिन देना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आप पढ़ोगे 17th और 18th डे। 19th डे आप पढ़ोगे प्रोसेस कॉस्टिंग और जिसको हम ऑपरेशन कॉस्टिंग भी बोलते हैं 19th और 20th डे। 21 एंड 22 जो डे हैं आपके उसमें आप पढ़ोगे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। 23rd और 24th में आप पढ़ोगे सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। इतना होने के बाद 25th डे में आप पूरा रिवाइज मत करना पहले। क्यों पूरा रिवाइज नहीं करना पहले आप मेथड ऑफ कॉस्टिंग को रिवाइज करो, मतलब रो नंबर 14 से रिवाइज करो, क्योंकि बहुत सारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़े हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पहले आप क्या करोगे, मेथड ऑफ कॉस्टिंग रिवाइज करोगे 14th वाले डे से जो आपने पढ़ा है। मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है 25th डे में रिवीजन ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ये सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है 14 से, मैं टिक कर दूँ 14 से आपकी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। तो आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ये आप रिवाइज करोगे 25th डे में पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद आप बढ़ोगे कंप्लीट रिवीजन की तरफ 26th डे में। जितने अभी तक चैप्टर्स हो गए सबको पढ़ लेना, ठीक है। और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनफैक्ट जो बैच कॉस्टिंग है ना, ये जो बैच कॉस्टिंग है कहाँ गया ये, इससे आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। इसको बोलते हैं EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। मतलब ऐसे बैच को डिसाइड करना जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम हो सके, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होती है जब ऑर्डर करते हो, और साथ में स्टोर करने की भी कॉस्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वेयर हाउस की कॉस्ट। इस नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए आपकी एक बैच में जो आप ऑर्डर करने वाले हो, जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम हो सके, इसको बोलते हैं EBQ। इसका क्वेश्चन आता ही है जनरली हर एग्जाम में, जिस एग्जाम में कॉस्टिंग पार्ट होता है उसमें EBQ का क्वेश्चन आता ही आता है यूजुअली, ठीक है। तो बैच कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, तो मैं यहाँ N लिख देता हूँ, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आपने रिवीजन कर लिया, रिवीजन कर दिया 2 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2, सारे चैप्टर अपने रिवाइज कर लिए शुरू से लेके यहाँ तक। अब आएगा आपका नया सेगमेंट कॉस्टिंग में जो कि है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। इसमें पहला है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस। 2 दिन में आपको कवर करना है और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आने ही आने हैं। मतलब ऑलमोस्ट 99.99% श्योर है कि इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, अगेन न्यूमेरिकल भी आता है, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ टिक भी कर देता हूँ, जैसे यहाँ मैंने टिक कर दिया और न्यूमेरिकल लिख दिया, मैंने N लिख दिया, ठीक है। यहाँ भी न्यूमेरिकल लिख दिया और इंपॉर्टेंट वाले मैंने टिक कर रखे। फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ठीक। उसके अलावा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, टिक कर दिया, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कर लेंगे तो आप सिर्फ रिवीजन करना 32nd और 33rd डे में, सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि लंबे चैप्टर्स हैं, इनको रिवाइज करने में भी टाइम लगेगा, तो इन 2 दिन दे रखे हैं सिर्फ रिवीजन करने के। क्यों? क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बहुत सारे, और जहाँ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ते हैं वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आपको ये पूरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं सारे के सारे 32nd और 33rd डे में, इसको रिवाइज करना है अच्छे, और थ्योरी भी रिवाइज करनी है, क्योंकि अगर थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो न्यूमेरिकल आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसके बाद 34th और 35th डे में आपको पूरा रिवाइज करना है 2 पार्ट में, पूरा जहाँ तक आपने पढ़ा है अभी तक, मतलब टिल योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा का पूरा। अब आ जाओ नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स में। बजट एंड बजटरी कंट्रोल अगेन इंपॉर्टेंट, लीन सिस्टम इनोवेशन अगेन इंपॉर्टेंट, एंड कंप्लीटली थ्योरेटिकल इन नेचर। लीन सिस्टम इनोवेशन आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल है और
थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका लीन सिस्टम एंड इनोवेशन है। तो बात समझ में आ गई। थ्योरेटिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका लीन सिस्टम एंड इनोवेशन है, बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने टिक करवा दिया आपको। न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक, बजट बजटरी कंट्रोल में से दोनों आ सकता है, मतलब आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद आप रिवाइज करोगे, जब आप लीन सिस्टम खत्म कर लोगे तो रोल नंबर 28 से करना रिवाइज। मतलब कौन से? इससे मार्जिनल कॉस्टिंग से रिवाइज करना दोबारा से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे चैप्टर्स, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटिंग, लीन सिस्टम। ये लास्ट के 4 चैप्टर मैंने आपको बताया ना। अगर मैं पूरे कॉस्टिंग की बात करूँ तो इन 4 चैप्टर में से ही वेटेज आपको मिल जाएगा, 50% से ज़्यादा वेटेज इन 4 चैप्टर से मिल जाएगा। कौन 4 चैप्टर हैं ये? मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, लीन सिस्टम। पूरे कॉस्टिंग में से मोर देन 50% ऑफ क्वेश्चंस आपको इन 4 से मिलने के बहुत चांस हैं। हर बार देखा गया है इन 4 से मोर देन 50% क्वेश्चन आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इसको आप दोबारा रिवाइज करोगे 40th डे में। उसके बाद आप कंप्लीट रिवीजन करना। अब 3 दिन लग जाएंगे रिवाइज करने में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हो गए हैं अब। ठीक है, 3 दिन लगेंगे। आपके पास अराउंड 60 डेज हैं अभी फेज 1 के लिए, बट आप विद इन 45 डेज ही कवर कर ले रहे हो अपना कॉस्टिंग, तो एक अच्छी न्यूज़ है। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 45 डेज़ के बाद तो आप मॉक्स लगाना चालू करोगे और बाकी सब्जेक्ट्स भी जो हैं सारे साथ में रिवाइज करना चालू करोगे। तो लास्ट के जो 10-15 दिन होते हैं वहाँ पे पढ़ते नहीं हो, वहाँ पे सिर्फ रिवीजन करते हो सारे सब्जेक्ट्स का साथ में। 45 डेज़ का टारगेट है आपके पास। उसके बाद तो आप सारे सब्जेक्ट्स को साथ में रिवाइज करोगे, साथ में मॉक्स वगैरह दोगे। उस टाइम पे वही होता है। ठीक है, तो अभी अच्छा टाइम है, आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अब मैं आपको एक पीवाईक्यू को थोड़े एग्जांपल्स दे देता हूँ, सैंपल देता हूँ किस तरह के न्यूमेरिकल्स, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये एक पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ जिसमें लिखा है प्रोजेक्टेड सेल्स आपको बतानी है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल है। मैंने कहा था ना मार्जिनल कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल आता है, पीवी रेशियो वगैरह है इसमें। सेल्स दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है और कमिंग ईयर का लॉस दे रखा है। आपको बताना है कि सेल क्या होगी। तो इसमें पीवी रेशियो आप निकालोगे पहले इस साल का, और इस साल की पीवी रेशियो से नेक्स्ट ईयर का आप सेल निकालोगे। अभी आपको पीवी रेशियो अगर नहीं पता है क्या होता है, डोंट वरी, अगर आप पढ़ोगे चैप्टर तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लॉजिकल है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, लॉजिकल है। अगर थ्योरी आपने अच्छे से समझी तो न्यूमेरिकल आप कर ले जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सोल्यूशन है लास्ट क्वेश्चन का, बट हमें सोल्यूशन से मतलब नहीं है, अभी मैंने आपको समझा दिया। देखो यहाँ पे लिखा है ना पीवी रेशियो निकाल रखा है। देखो पीवी रेशियो का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया तो समझ रहे होगे ये क्या है पीवी रेशियो। मतलब सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ती घटती रहती है नंबर ऑफ आउटपुट के साथ। कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जैसे मटेरियल का कॉस्ट या लेबर कॉस्ट, जो नंबर ऑफ आउटपुट के साथ बढ़ता रहता है, बट फिक्स कॉस्ट बढ़ती नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा है कि सेल्स में जो आपका सेल्स है वो क्या होता है भाई, फिक्स कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी, प्रॉफिट होगा। अगर वेरिएबल को हटा दें तो सेल में तो टोटल सेल की जो वैल्यू है उसमें से फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं पीवी रेशियो। उसको निकालते हैं कैसे, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स करते हैं। ये निकाल के आप इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका नया जो अगला साल है उसका सेल आ जाएगा। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक और पीवाईक्यू देख लीजिए, जैसे है बजटरी कंट्रोल। अब इसमें थ्योरेटिकल मोस्टली आते हैं क्वेश्चन, तो थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है। बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन द मॉनिटरी टर्म्स। होता क्या बजटरी कंट्रोल, आप एक बजट तैयार करते हो कि अगले साल को इतने एक्सपेंस करने हैं, इतनी इनकम होने वाली है, इतना मटेरियल खरीदोगे, इतनी सैलरी दोगे, फिर एक्चुअल जो है उससे कंपेयर करते हो कितना हुआ। तो आप बजटरी कंट्रोल इसी को बोलते हैं, यही फंक्शन है बजटरी कंट्रोल। मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो अपने एक्सपेंसेस को जो आपने प्री डिटरमाइन किया है उसके बेसिस पे। वही बोल रहा है कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो डी स्टेटमेंट देखो सीधे वही लिखा हुआ है, एक्चुअल जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करोगे बजट से, यही बजटरी कंट्रोल है। तो सिंपल है, देख रहे हो, एक वर्ड से बजटरी कंट्रोल से ही क्वेश्चन आ गया है। वर्ड का मतलब भी पता होगा, बजटरी कंट्रोल चैप्टर का मतलब भी पता होगा, तो भी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं होता है क्वेश्चन का, बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग में। ठीक है, अगेन एक तरह का क्वेश्चन और है आपके पास, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 4 एम्प्लॉइज़ हैं जिनको 20,000 रुपये मिल रहे हैं एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, बोल सकते हैं आप इसको, या ओवरहेड कॉस्टिंग का। देखो यहाँ पे लिखा है ना ओवरहेड, लिखा हुआ है ना टोटल ओवरहेड आपके 40,000 हैं, बट जिसमें से 25% इस जॉब को दिए गए हैं। तो 40,000 का 25% निकाल लेना जो इस जॉब के लिए असाइन हुआ है। और उसके बाद दे रखा है कि 125 यूनिट्स हुई हैं, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, 40,000 का 25% निकाल दोगे जो इस जॉब में असाइन हुआ है, और 20,000 रुपीज़
हर एक एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं, तो टोटल 80,000 कॉस्ट हो गई। 80,000 प्लस यहाँ जो कॉस्ट आई थी, ओवरहेड आए थे, उसको प्लस कर देना और टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दिए हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, सिंपल। तो न्यूमेरिकल आया है ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, मैंने आपको बताया था जब हम स्टडी प्लान कर रहे थे कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अगर आपको डिफरेंसेस समझना है तो आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। वो न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आ भी गया है, ठीक है। चलो अब जैसे देखो एक और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी देख लो, मैंने आपसे बोला था कि इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ये आया हुआ है, लास्ट ईयर का पेपर का स्क्रीनशॉट है, इसका क्वेश्चन तो आता ही आता है मोस्टली। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का क्वेश्चन आ गया आपका, यह था आपका बैच कॉस्टिंग का चैप्टर में से है न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके अलावा TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, लीन सिस्टम का है टॉपिक। लीन सिस्टम इनोवेशन था, मैंने बताया था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें कंप्लीट थ्योरी है और क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये देखो लीन सिस्टम का क्वेश्चन है TPM में से, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल आता है, दिख रहा है आपको साफ साफ। अभी सोल्यूशन वगैरह पढ़ने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन स्टेज में हो, एक बार आप उस स्टेज तक आ जाओ। हम एक और रिवीजन सीरीज़ लेंगे आप लोग के लिए, रिवीजन सीरीज़ क्या, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की सीरीज़ लेंगे आप लोग के लिए, जहाँ आपको कंसेप्ट भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल देखो आ गया है। अब ये बेसिक है, ये ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, मैंने टिक भी किया था आपके लिए कि ये इंपॉर्टेंट है बेसिक समझने के लिए, तो इसका भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ईजी है ये बहुत। डैश इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिन्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। जहाँ आप कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करते हो, एक्सपेंडिचर की रिकॉर्डिंग करते हो, फिर स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर करते हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन आपके देखे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में, डिफिकल्ट नहीं दिखेंगे, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब अगर आप सोर्सेज की बात करो तो मैं आपको फ्री रिसोर्सेज बता देता हूँ। ICI की वेबसाइट पर आप जाना, इंटरमीडिएट का जो कोर्स है उसको ओपन करना, तो कॉस्टिंग के मॉड्यूल मिल जाएंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ये सारे के सारे चैप्टर्स वही हैं जो आपके सिलेबस में है PFRDA के लिए। सारे चैप्टर्स पढ़ लो और सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या करोगे, तो आपके लिए कोर्सेज है ही हैं, ठीक है। तो ये आपके फ्री रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मुझे मेरा काम है फ्री रिसोर्सेज बताना, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से PDF आप डाउनलोड करके फ्रीली पढ़ सकते हो उसको, खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरा थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सब कुछ मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स कवर्ड है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सिवाय एक चैप्टर के जो है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, वो भी आपको मिल जाएगा, गूगल में टाइप करोगे ना लीन सिस्टम एंड इनोवेशन ICI PDF, तो पहले ICI में था लीन सिस्टम इनोवेशन, अब उसको हटा दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा PDF। अब अगर आप PDF नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कोर्स आपके लिए है, ये इजी होते हैं कोर्स, क्यों, क्योंकि थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं और कह सकते हो आपकी वीडियो फॉर्म में है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होती है। पहले आप सुनोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे साथ में, फिर आप नोट्स पढ़ते हो। तो ये आपका कोर्सेज हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, वीडियो क्लासेस, आपको नोट्स मिल जाएंगे, समरी शीट मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PYQs भी मिल जाएंगे सॉल्व, करंट अफेयर के कंपाइलेशन तो मिलता ही है। ये गोल्ड कोर्स है, सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्स में आपका QRE भी मिलेगा, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। सिल्वर कोर्स में आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा, बाकी सब दोनों में सेम है, सब कुछ मिलेगा, वीडियो नोट्स, PYQs, क्वेश्चंस, MCQs, क्विजेस, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, तो जो आपके लिए सूटेबल है वो कोर्स आप रेफर कर सकते हो वेबसाइट पर जाके। तो बस अब कोई भी डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने की कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।